हमने अली लारिजानी को मार गिराया, जो IRGC या गैंगस्टरों के गिरोह का सरगना था। हम मौजूदा ईरानी शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि जनता को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब एक साथ नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा। सवाल है, आखिर जंग के बीच इजराइल और अमेरिका लारिजानी पर नजर कैसे रख रहे थे? इसका जवाब है ये पोस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता रहे डेविड कीज की इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लारिजानी दिखाई दे रहे हैं। मार्च में शामिल हुए लारिजानी भीड़ के साथ चल रही हैं, लेकिन इसी भीड़ में लारिजानी के पीछे एक शख्स मास्क में दिखाई दे रहा है। लाल घेरे में दिख रहा यह शख्स ही डेविड कीज के मुताबिक मोसाद का एजेंट था, जो लारिजानी पर नजर रख रहा था। कीज ने तस्वीर के साथ लिखा कि अब लारिजानी की बारी है, क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा हाबा बाचोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। यानी जो लारिजानी खुद को अभेद्य समझ रहे थे, उनके साथ साई की तरह मोसाद एजेंट चल रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ था ईरान के सुरक्षा प्रमुख के खात्मे के लिए ऑपरेशन लारिजानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि लारिजानी के करीब बिल्कुल बगल में अगर मोसाद का एजेंट साथ में चल रहा है, तो सोचिए कि ईरानी लीडरशिप को कैसे इजराइल ने घेर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से आयतुल्ला अली खमनई, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर, वो पहले नेता बने जिन्हें एलिमिनेट किया, जिनकी हत्या की इजराइल ने, और उसके बाद गुलाम सुलेमानी, जो बासिस फोर्स के कमांडर, उनको भी एलिमिनेट कर दिया। एक एक करके ईरान की टॉप लीडरशिप कैसे खत्म हो चुकी है। अली लारिजानी सुरक्षा प्रमुख, वो भी मारे गए। अजीज नसीरजादे, जो कि रक्षा मंत्री थे, वो भी मारे गए। इस्माइल खातिब, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, इनको भी हटा दिया गया। अब सवाल, और ये आज ही मारने का दावा किया गया है इस्माइल खातिब को, जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे ईरान के। एक एक करके इस लीडरशिप को खत्म कर दिया है। और अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुस्तबा खमनई कहां है, यानी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सबकी निगाहें अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान खुद उनको सबसे ज्यादा शेल्टर में, यानी कि सुरक्षा घेरे में रख रहा है। अब भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को इजराइल निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। हमले का एक CCTV वीडियो सामने आया, जरा देखिए। ये तस्वीर आपने देखी CCTV में, कैसे ईरान का हमला कैद हुआ। अब सिर्फ यही नहीं, आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ तेल अवीव की, जहां ईरान की मिसाइल अटैक के बाद गाड़ियों में आग लग गई। अब देखिए, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर भी देखिए। इजराइल अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। ईरान लगातार हमलों के बाद भी मजबूती से खड़ा है। ईरान लारिजानी की मौत के बाद बदला लेने का भी ऐलान। पहले सुलेमानी, फिर खमनई और अब लारिजानी की मौत के बाद ईरान घातक मोड में आ गया है। बदला लेने की कसम खाया तेहरान मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च कर रहा है। लगातार हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ा है। ये तस्वीरें IRGC ने जारी की है, जिसमें सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत के बाद गुस्सा ईरान ने दुश्मनों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ऐलान किया कि जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह क्षेत्र में हमारे आतंकवादी शोत्र के खिलाफ सक्रिय हमलों का एक नया चरण है। ईरान के हमलावरों का अंत करने का समय आ गया है। लारिजानी की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान भी सामने आ गया। अराक्ची ने कहा कि लारिजानी और सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान अडिग है। ईरान की व्यवस्था व्यक्तियों पर नहीं, मजबूत संस्थानों पर आधारित है। किसी व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से प्रभावित नहीं होता है ईरान। ये हत्याएं ईरान की मजबूत राजनीतिक संरचना को नहीं गिरा सकती। अराक्ची के इस बयान से साफ है कि ईरान डरेगा नहीं और पीछे हटेगा भी नहीं। एक एक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
कि इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर कैसे ईरानी कमांडर हैं, और ये ईरानी कमांडर्स क्योंकि इनके टारगेट पर हैं, 12 दिनों में ईरान के 12 कमांडर मारे गए हैं, इसीलिए एक शैडो कमांडर प्लान तैयार किया। शैडो यानी आपकी परछाई। तो एक नेता के जैसे कई नेता कैसे खड़े करने की तैयारी है वो आपको बता रही हूं। हालात से निपटने के लिए ईरान का ये बैकअप प्लान है, यानी एक जाए तो 4 पहले से खड़े रहें। हर सैन्य पद के लिए 3 से 7 अधिकारी तैयार हैं। अधिकारियों की एक सक्सेसर लैडर है जो तैयार है, यानी कि उनके पीछे कई और की कतार है। कमांडर की मौत के तुरंत बाद वो कमान संभाल लेगा। अब आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कैसे ईरान की लीडरशिप का सफाया हो रहा है, लेकिन तुरंत एक और चेहरा सामने आ जा रहा है जो कमान संभाल रहा है। वही है ईरान का लीडरशिप प्लान। और इसीलिए अराक्ची बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारे सिस्टम को हिला नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एक ढांचा तैयार है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक नेता जैसे कई कतार में खड़े हुए हैं, एक अगर जाएगा तो दूसरा तुरंत उसकी जगह लेगा और नेतृत्व संभालेगा। अब एक तरफ ईरान हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के हमले जारी हैं। तस्वीरें लेबनान की आपको दिखा रही। इजरायली हमलों से पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। विनाशकारी विस्फोट में एक बिल्डिंग कैसे जमीन में समा गई, ये भी देखिए। लेबनान में कर रहा है इजराइल। अब आपको दिखाती हूं कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर किस तरह से हमला किया गया है। अब ये जो तेल के डिपो हैं उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उस पर कैसे हमला हुआ है वो भी देख लीजिए। ये तस्वीरें थम नहीं रही हैं और इसीलिए आज अमेरिका ने भी बम निकाल दिया और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी नई मिसाइल फायर की। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले जारी हैं। आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे सऊदी अरब में महायुद्ध पर क्या फैसला होगा, क्योंकि सऊदी अरब में आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है जिसमें अरब देश शामिल हुए। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाती हूं इराक की राजधानी बगदाद में कैसे अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ है। यानी जो खाड़ी देश हैं उन पर ईरान के हमले जारी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अमेरिकी दूतावास पर, ये ईरान ने हमला किया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई। तो ऐसे ही हमलों से मुस्लिम देश परेशान, एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं और यही वजह है कि अब सऊदी अरब को एक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है। तो सऊदी अरब में अरब देशों के नेताओं की बैठक हो रही है। वो खाड़ी देश जो लगातार ईरान के इन हमलों पर सवाल उठा रहे हैं, उसे धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं उठा रहे हैं। वो अभी तक अमेरिका और इजराइल के हथियारों के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताती हूं कि क्या इस जंग में अब मुस्लिम देश भी उतरेंगे। जंग के बीच सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है। शांति और सुरक्षा को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग में कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों के बाद यह तनाव बढ़ गया है। लगातार हमलों से मुस्लिम देशों की चिंता भी बढ़ गई। कई देशों में अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है और हाल के सालों में सबसे बड़ी सुरक्षा इमरजेंसी है ये। ग्लोबल ट्रेड यानी व्यापार, पैसेंजर ट्रैवल यानी कि पर्यटन, इन सब में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तनाव कम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना मीटिंग का एक मकसद है, लेकिन इस मीटिंग में क्या आपसी बातचीत के जरिए हल निकालने पर बात हो रही है, या फिर सभी देश मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है आप तय करिए आप किस तरफ है। वो खाड़ी देशों को लगातार चुनौती भी दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से लगातार ये भी कह रहा है कि आपके बेसिस पर हम हमला करेंगे, भले ही वो मुस्लिम देशों में हो, खाड़ी देशों में हो। तो एक तरफ आपको 2 तस्वीरें दिखा रही, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूं। एक तरफ सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक है ईरान को लेकर और वहां पर
खाड़ी देश ऐसा लग रहा है मुस्लिम देश वर्सेस ईरान हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप वर्सेस नाटो हो गया है। यानी वो दो शक्तियां जो इस युद्ध में शामिल हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों ही अपनों के बीच घिर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाटो के खिलाफ और वहीं ईरान और खाड़ी देश आमने सामने आ गए हैं। तो ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। तो जो युद्ध में जाता है वो कैसे अकेला पड़ जाता है। आपको बताती हूं, ट्रेड वॉर को लेकर ट्रंप ने चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कर लिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे घिर गए इस युद्ध में, वो अब आपको बता रही हूं। चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। ईरान को लेकर तुर्की से उनका टकराव है, क्योंकि तुर्की ईरान के समर्थन में बोल रहा है। युद्ध की वजह से जर्मनी से भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं और समर्थन को लेकर अनिश्चितता है, जिसकी वजह से यूक्रेन से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है हमारी मदद करिए, वो बार बार अपनी मदद की दुहाई दे रहा है।